तुमने सब सही से लगा दिया है ना? हाँ सर, सारे डायनामाइट लग गए हैं। चलो, काम हो गया। नहीं, फिर से नहीं। रोहन इन गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जा रहा है। पापा, और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ा टाइम और बेटा, फिर हम पहुंच जाएंगे। आज बहुत दिन के बाद उसे पढ़ाई से छुटकारा तो मिला। अरे मेरा राजा बेटा बहुत दुबला हो गया है। चल, तेरे पसंद के लड्डू बनाए हैं मैंने। इतने में मामा मामी के बच्चे भी वहां पे आ गए। रोहन भैया। अरे बेटा, लड्डू तो खाते जाओ। बहुत देर खेलने के बाद रोहन, अन्नू और अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। तभी रोहन को दूर एक धुएं का गुब्बारा दिखाई देता है। ये धुआं कैसा है? अर्जुन डर के मारे अन्नू की तरफ देखता है। अन्नू इशारा करते हुए उसे बताने से मना करती है। रोहन दोनों को असहज होते हुए देखता है और उनसे पूछता है, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे चुप हो गए जैसे तुम दोनों को कोई सांप सूंघ गया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ एक मामूली रेलवे ट्रैक का काम चालू है। ओह वाह, रास्ते तो बहुत बार बनते हुए देखे हैं, पर कभी रेलवे ट्रैक बनता हुआ नहीं देखा। चलो वहाँ जाते हैं। नानी ने मना किया है। क्यों? नानी कह रही थी वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। जैसे कि? जैसे वहाँ जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता। मुझे नहीं ले जाना चाहते हो तो मत ले जाओ, पर ऐसे वाहियात बहाने मत बनाओ। अरे सच्ची भैया, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। कुछ सालों पहले उस गुफा में एक लड़का खेल रहा था, तभी एक हादसे में उसकी मौत हो गई। और तब से वहाँ जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। हर बार वहाँ रेलवे ट्रैक का काम बंद हो जाता है। बहुत से मजदूर काम करते करते गायब हो गए। गवर्नमेंट ने भी परेशान होकर वो पुरानी जगह ट्रैक बनाना बंद कर दिया और उससे 200 मीटर दूर दूसरे ट्रैक का काम चालू कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो दादी ने बनाई है तुम लोग को शैतानी करने से रोकने के लिए। शाम होते ही हम सबकी नजरों से छिपते छिपते वहां पहुंच जाएंगे। शाम होते ही तीनों छुपते छुपाते गुफा के पास पहुंच गए। मुझे डर लग रहा है भैया। डरने की क्या है बात, मैं हूं ना साथ। वो क्या था? अरे तेज हवा होगी, अब चलो। थोड़ा आगे चलते ही केव में अंधेरा हो गया। रोहन ने एक फ्लैशलाइट निकाली और तीनों केव के अंदर जाने लगे। केव की दीवारों पर बने पंजों के निशान को देखकर अनु काफी डर गई थी, पर रोहन उसे देखकर बहुत अचंभित था। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने गुफा का आखिरी छोर आ गया। अरे यार, ये तो खत्म हो गया। अगर तुम दोनों की तसल्ली हो गई हो तो घर चले। मैं कह रही हूँ, अगर नानी को पता चला ना तो नानी हमें कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देंगी, फिर रोते रहना। ठीक है, तुम जीती। इतना कहकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि अर्जुन और अनु दोनों ही वहां नहीं थे। ये देखकर रोहन थोड़ा सहम जाता है। वो उन्हें आवाज लगाता है, अर्जुन, अनु, कहाँ हो तुम दोनों? अब रोहन की मस्ती टेंशन में बदल गई थी। वो सोच ही रहा था कि उस गुफा में दोनों को कहाँ ढूंढे। तभी उसे अनु की चीख सुनाई दी। रोहन वो चीख सुन के ठहर जाता है। वो उस चीख की तरफ भागा। आवाज का पीछा करते हुए वो एक स्टोरेज रूम के पास पहुंचता है। अनु की चीख और जोर से आ रही थी। रोहन डरते हुए स्टोरेज रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है,
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे वहां बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखाई देते हैं और ज्यादातर तो छोटे बच्चों के लग रहे थे। ये सब देख के उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। वो जैसे ही आवाज के पास पहुंचा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून चमसा गया, मानो उसके सामने एक खूंखार दांतों और पंजों वाला एक भयानक राक्षस अनु को अपने पंजों में दबोचे हुए था और अर्जुन वहीं नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर रोहन डर से कांपने लगा। इतने में उस राक्षस का ध्यान रोहन पर पड़ा और वो रोहन से बोला, आओ, इधर आओ। नहीं, छोड़ दो अनु को। अगर छोड़ दूंगा तो मेरे साथ खेलेगा कौन? ऐसा कहकर वो राक्षस रोहन की तरफ बढ़ा। रोहन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। उसे उसके पीछे उस राक्षस के पैरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे और भी नजदीक आ रही थी, पर रोहन पीछे नहीं मुड़ा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। तभी मुंजिया जोर से छलांग लगाता है और रोहन का रास्ता रोक लेता है। ये देखकर रोहन दूसरी तरफ भागा और एक पत्थर के पीछे छुप गया। आओ, खेलो मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, पर मुंजिया तो खेलना चाहता है। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से वो कैसे निकले। वो खुद पर गुस्सा हो रहा था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अनु और अर्जुन की बात सुन लेता तो इस मुसीबत में नहीं पड़ता। दादी सही कह रही थी शायद। इतना बोलकर वो गुस्से से टॉर्च जमीन पर दे मारता है, जिसकी लाइट मुंजिया पर पड़ती है और मुंजिया थोड़ा बौरा जाता है। तभी रोहन को बाहर जाने का मौका दिखता है और उसने फिर से दौड़ लगा दी। रोहन बुरी तरह से हाँफ रहा था, पर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ देर बाद उसे गुफा खत्म होती हुई दिखी और उसकी जान में जान आई। उसे अब उस राक्षस के पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी और गुफा के बाहर आके उसने राहत भरी सांस ली। हाँ, बाल बाल बचे। इतने में रोहन ने देखा कि अर्जुन और अनु उसके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर रोहन चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम्हें तो राक्षस ने पकड़ लिया था ना? कौन सा राक्षस? हम तो अंदर गए ही नहीं थे। क्या? कुछ भी बकवास मत करो। तुम दोनों अंदर ही थे और तुम्हें उस राक्षस ने जकड़ लिया था। अर्जुन चौंकते हुए रोहन को कहता है, हम तो कभी अंदर गए ही नहीं थे, बल्कि हमने तुम्हें भी अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश करी, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भला ये कैसे हो सकता है। तभी गुफा से मुंजिया के हंसने की आवाज आती है। भैया, ये क्या है? यही वो राक्षस है जिसकी मैं बात कर रहा था। तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ा है? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? इतना कहकर मुंजिया ने उनकी तरफ पंजा बढ़ाया ही था कि तभी सूरज की किरण उस पर पड़ी और उसका हाथ चल गया। मुंजिया करहाते हुए गुफा में भाग जाता है। बाय। अरे अर्जुन, इतने शांत क्यों? अपने भाई बहन को टाटा नहीं करोगे? सहमा हुआ रोहन कार विंडो से बाहर देखता है और जैसे ही उन्हें टाटा करने जाता है तो वापस डर के मारे कांपने लगता है। वो देखता है अर्जुन, अनु और दादी के पीछे मुंजिया खड़ा था। सब के सब कामचोर हैं। खुद भाग गए और मुझे रात की शिफ्ट में फंसा दिया। कौन है? कौन है वहां? शायद हवा की आवाज थी। आज हवा थोड़ी ज्यादा ही तेज चल रही है। कौन है? कौन है वहां? जल्दी से काम खत्म करता हूं और इस खंडर से बाहर निकलता हूं।
ये कहानी है मित्रा की। वो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। मित्रा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से पापा ने ही उसका ख्याल रखा था। मित्रा काफी शरारती थी। उसे पापा को परेशान करना बहुत पसंद था। कुछ समय बीता और अब वो बड़ी हो गई थी। उसका एक बड़े ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। उसने इसके लिए बड़ी मेहनत जो की थी। कॉलेज उसके गांव से काफी दूर था, तो मित्रा ने कॉलेज के पास वाली हॉस्टल फैसिलिटी ले ली। बड़ी मशक्कत से वो फाइनली हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। नया कॉलेज, नए लोग उसे काफी पसंद आ रहे थे। देखते ही देखते उसके काफी दोस्त बन गए थे। कॉलेज से बंक मार के मूवी देखना, रात भर हॉस्टल में गप्पे मारना, और क्या ही चाहिए। एक रात जब मित्रा अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रही होती है, तभी उसकी नजर सामने एक खंडर की तरफ जाती है। वो अपने दोस्तों से पूछती है, ये अजीब सी बिल्डिंग यहाँ क्या कर रही है? ये हमारा पुराना हॉस्टल हुआ करता था। कुछ साल पहले इसमें आग लग गई और पूरा हॉस्टल जल गया। उसी आग में नैन्सी की भी जल के मौत हो गई। नैन्सी, वो कौन है? वो हमारे कॉलेज की ही स्टूडेंट थी, सबसे होशियार, साफ दिल की, एकदम तुम्हारी तरह थी वो। पर उस दिन उसकी किस्मत में अनहोनी ही लिखी हुई थी और नैन्सी हॉस्टल में लगी आग का शिकार बन गई। उस हॉस्टल को वापस ठीक करने की बहुत कोशिश हुई, पर वहां काम करने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगे और उस हॉस्टल का काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। कुछ सालों पहले वहां कुछ कंकाल मिले और तब से प्रिंसिपल ने सबको वहां जाने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो कंकाल उन गायब हुए मजदूरों के ही थे। जो कोई वहां जाता है उनके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता है। नैन्सी का भूत? अच्छा मजाक करती हो दीदी। सुबह से कोई मिला नहीं है क्या? अरे मैं सच कह रही हूँ। मित्रा ने सीनियर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। अचानक रात में मित्रा की नींद खुल जाती है। वो उठकर पानी पीने के लिए फ्रिज के पास पहुंची। तभी उसकी नजर दोबारा खिड़की के बाहर हॉस्टल पर पड़ी। उसे उस हॉस्टल में रोशनी दिखी। उसने जब गौर से देखा तो वहां उसे कोई चलता हुआ नजर आया। वो देख मित्रा चौंक जाती है। वो दौड़ते हुए उसके रूममेट के पास जाती है। ए मेघना, उठना। अरे क्या हुआ? नींद क्यों खराब कर रही है? मैंने सामने वाले हॉस्टल में किसी को देखा। क्या? तूने सीनियर की कहानी को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है मित्रा, और तुझे मैं ही मिली मजाक करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसा कहकर मित्रा मेघना को खिड़की के पास ले गई, पर मेघना को वहां कुछ नहीं दिखा और वो मित्रा का मजाक बनाने लगी। तू शक्ल से तो भोंदू नहीं दिखती, पर किसी भी बात का विश्वास कर लेती है। चल अब सोने दे, कल अपने खड़ूस प्रोफेसर को प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करना है। ये बोल मेघना सोने चली जाती है। मित्रा गुस्से से तिलमिलाते हुए अपना कैमरा उठाती है और पुराने हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। उसे मेघना की बात चुभ गई थी और अब उसे ये साबित करना था कि उसने वहां सच में किसी को देखा था। वो छुपते छुपाते कॉलेज गेट से बाहर निकली। बाहर का नजारा काफी सन्नाटे भरा था और दूर दूर तक किसी का अता पता नहीं था। वो धीरे धीरे पुराने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही हॉस्टल के गेट के पास पहुंची तो उसने देखा कि गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उसने एक पत्थर उठाया और लॉक पर दे मारा। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक से हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे की लाइट जलती है, जिससे मित्रा का शक यकीन में बदल जाता है। वो जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो एक तेज बदबू से उसकी नाक जलने लगी। मित्रा ने अपने नाक पर रुमाल रखा और वो हॉस्टल की तलाशी करने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी थी कि तभी उसे एक आवाज आई। वो उस आवाज की दिशा में मुड़ती है, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो टॉर्च जलाती है और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ती है।
कुछ पल के लिए वो थर्रा जाती है, पर जैसे उसे ध्यान में आता है कि वो एक बिल्ली है तो वो राहत की सांस लेती है। मैं भी ना खामखा ही डर रही थी, बिल्ली ही तो है। इतने में किसी ने उसके कानों के पास आकर एक फूंक मारी। कौन है वहां? ऐसा कहकर वो इधर उधर देखने लगी कि तभी दोबारा उसके पास आया और उसके कान में आके बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुन के मित्रा भय से कांप उठती है। मित्रा वहां से बाहर की तरफ भागी। वो बस अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा एकदम जोर से उसकी आंखों के सामने बंद हो गया। मित्रा उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। मित्रा 2 कदम पीछे सरकी तो वो किसी से टकराई। ये कोई पिलर नहीं बल्कि किसी का शरीर था। मित्रा डर से सुन पड़ जाती है। वो धीरे धीरे पीछे पलटी तो वो आकृति गायब हो गई थी। वो खुद को समझा रही थी कि ये सब वहम है कि तभी एक जला कटा हुआ सर अचानक से उसके सामने आ गया। मित्रा चीख पड़ी और दरवाजे को जोर जोर से मारने लगी कि तभी तीसरी बार किसी ने उसके कानों में कहा, यहाँ तुम आई तो अपनी मर्जी से, मगर वापस कभी नहीं जा पाओगे। कौन हो तुम? ये सुनते ही मित्रा की आंखें डर से भर जाती है। तभी एक वास उड़कर आया और मित्रा के सर पर जा लगा। मित्रा दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। वो भाग एक कोने में जाके छुप गई कि तभी वो उसके कंधे पर कुछ महसूस करती है। उसने जब ध्यान से देखा तो वो खून था। ऊपर वहीं जली हुई लड़की एक कंकाल को अपने दांतों से चबा रही थी। जैसे ही उसने मित्रा को देखा, वो जोर से चिल्ला के उसकी तरफ बढ़ी। मित्रा किसी तरह खुद को बचाकर उसके चंगुल से निकली। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो? ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी तरह मैं तुम सबको मारूंगी। इतना कह के वो आत्मा मित्रा पर झपट पड़ती है। ये तो बस एक बुरा सपना था। मैं भी ना कहानी सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। मित्रा ने राहत भरी सांस ली ही थी कि तभी एक आवाज आई, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं, तो डरावना फ्राइडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।